सो फ्रेंड्स, जो ट्रंप ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है अमेरिका में, वो उसके जो शॉक वेव्स हैं पूरी दुनिया के अंदर फील किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कोई 5%, कोई 10%। आज मैं मंडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो मंडे को 7 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये प्रॉब्ली कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो शॉक वेव्स हैं वो पूरी दुनिया में हम फील कर रहे हैं, और कोई स्टॉक मार्केट 7% डाउन हुई भी है, कोई 5% डाउन हुई भी है। और अगर ओवरऑल देखें, जब से ये टैरिफ्स की बात होना शुरू हुई है और उससे पहले कुछ अर्से पहले जो ट्रम्प की अपनी बातें थी, उसकी वजह से जो ओवरऑल मार्केट्स डाउन हुई हैं। कुछ स्टॉक्स 30%, 35, कुछ अच्छे स्टॉक्स, मतलब छोटे-मोटे स्टॉक्स तो ऊपर नीचे हो ही रहे होते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो 30%, 35%, 40%, 45% इस तरह के वैल्यूज़ के ऊपर इस वक़्त आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे होंगे। अच्छा, मैं उसको डिस्काउंट कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उसको अपना लॉस अज़्यूम कर रहे हों, और हुआ भी है लॉस लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं इसमें लेकिन एक और बात इम्पोर्टेंट आपसे कहूँगा कि बल्कि मैंने ये टी-शर्ट भी आज इसीलिए पहनी है। इस पे आपको नज़र आ रहा है हैप्पीनेस। अब जो हैप्पीनेस होती है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट से लिंक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट, चाहे उसमें लॉस हो रहा हो, चाहे प्रॉफ़िट हो रहा है, उसके अंदर हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं हो रही है या आप उसमें खुश नहीं हैं, तो फिर या तो आप गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं या गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन एनी केस आपकी अगर टोटल लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, आपका जो पूरा सिनेरियो है, फैमिली का सिनेरियो है, घर के अंदर जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं, वो चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो आप गलत इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर हैं या गलत इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हैं। उस चीज़ को तो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। किस तरह से निकालेंगे? वो इस तरह से निकालेंगे कि अगर वाक़ई में आपको बल्कि आप ये बुक पढ़ें, और अगर आपने मैंने इससे पहले भी बार-बार इसको इस क्योंकि आजकल इस बुक की बहुत ज़रूरत है लोगों को। इस बुक के अंदर आपको समझ में आएगा कि आपको पैसों को कंट्रोल कैसे करना है। ये नहीं बताएगी आपको कि फ़िज़िकली कैसे आपको पैसे बनाने हैं या क्या करना चाहिए पैसों के साथ, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली किस तरह से अपने जो ब्रेन की ट्रेनिंग है वो कैसे करनी चाहिए, ये आपको बुक समझाएगी। और अगर आपने ये बुक पढ़ी हुई है तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ें, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने के बाद अगर आप फिर भी पैनिक के अंदर हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपने इस बुक को सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं किया हुआ। तो ये लाज़मी बुक पढ़ें। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वज़ह से परेशान हैं, तो फिर वो उस इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये ट्रम्प के जो टैरिफ हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होगी। अब मतलब आई आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं। बट जितना मुझे समझ में आता है, अब आप ये एग्ज़ाम्पल ले लेना कि अगर कोई ट्रम्प आईफ़ोन या लेट्स से एप्पल बीइंग एन अमेरिकन कंपनी, चाइना में कोई आईफ़ोन बना रही है या इंडिया में कोई आईफ़ोन बना रही है, और उसको जब वो लोग यूएस में लेके आते हैं, तो वो अगर 35%, 40% का उसको टैरिफ देना पड़ता है, तो इवेंचुअली जो उनको वहाँ पर एक चीज़ मिल रही थी ऑलरेडी, लेट्स से 100,000, लेट्स से 10,000, सॉरी, $1,000 की कोई चीज़ मिल रही थी, तो अब वो 1300 या $1,400 की मिलेगी। वही चीज़ लेट्स से चाइना या इंडिया से एक्सपोर्ट होती है और वो यूएई आती है, वही चीज़ यहाँ पर क्या टैरिफ है? यहाँ पर वैट है सिर्फ़ 5% का, और यहाँ पर आती है तो वो 5% के एडिशनल वैल्यू से मिलेगी, जो कि पुरानी प्राइसेज़ हैं। तो एक ज़माने में नहीं, अभी अभी तक जो हम देखते थे कि यूएस के अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऑर्डर करते थे, तो हमें वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती थी, और बाहर से भी लोग ऑर्डर अक्सर करते थे चीज़ों को और वहाँ से लेकर आते थे। वो चीज़ तो मुझे लग रहा है अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अब चीज़ों की प्राइसेज़ बढ़ जाएँगी। तो मैं जो आईफ़ोन की एग्ज़ाम्पल दे रहा था या एप्पल की एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो वो जो चीज़ जो यूएस की कंपनी है, वो चीज़ इस वक़्त जो टैरिफ की सिचुएशन होगी, उसके बाद वो चीज़ वहाँ पर महँगी हो जाएगी, जो कि लेट्स से यूएस के अंदर आपको एज़ आई सेड कि अगर $1000 की चीज़ है तो $1300-1400 की हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आते-आते वही $1000 की रहेगी। तो मैं अपने दोस्तों से मज़ाक भी कर रहा था कि फिर तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी, और अब अमेरिका लोग स्मगल किया करेंगे चीज़ें। खैर, इट वाज़ जस्ट अ जोक, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि स्मगलिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें, अगर ऐसा होता है, तो फूल प्रूफ सिस्टम के थ्रू होगा। बट एट द सेम टाइम ऐसा होगा या नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। क्योंकि अब ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई ना कि हम टैरिफ की बात कर रहे थे और टैरिफ लगे, और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर आनी थी, यूएई आनी थी या पूरी दुनिया में कहीं भी जानी थी, उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो यूएस जा रही है, उन चीज़ों पे टैक्स लग रहा है। इसको कर क्यों रहे हैं? जिस तरह से आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स थे, बल्कि हैं, उनके ऊपर जो बाहर से मोबाइल फ़ोन आते हैं, उनमें अच्छा खासी ड्यूटी लग रही होती है। अच्छा खासा टैक्स लग रहा होता है। आई थिंक कोई 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लग रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई नया आईफ़ोन लेकर जाता है या नया फ़ोन लेकर जाता है जो बाहर से लेके आ रहा है। उसकी वजह से पाकिस्तान में होम ग्रोन जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बनना शुरू हो गई हैं।
बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर इट मेक सेंस, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेबर सस्ती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें डायनामिक्स चेंज है। यूएस के अंदर आपको कोई वर्कर्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि $2, $3, $5 पर आवर के ऊपर काम करने को तैयार हो जाएँ। वहाँ पर मिनिमम वेज ही तकरीबन $15 या $20, आई डोंट नो कि आजकल क्या चल रही है। बट इस तरह की मिनिमम वेज तो होगी। तो उसमें लोग $5 पर आवर के ऊपर काम क्यों करेंगे? और फिर उसके अंदर के रात में काम करना है तो उसके रेट्स बढ़ जाएँगे, दिन में काम करना है तो उसके रेट्स नॉर्मल हो जाएँगे। ये चीज़ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर तो नहीं होती। तो अब अगर अगर फैक्ट्रीज़ उठा के आपको चाइना से फैक्ट्रीज़ उठा के लेट्स से अमेरिका लेके जाना है, तो फिर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपकी जो चीज़ बन रही है, उसकी ऑटोमैटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। अभी तो मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर वो चीज़ बाहर ही से हम खरीदते हैं, तो फिर तो अमेरिका में ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वो फैक्ट्रीज़ उठा के इवेंचुअली 2-3 साल बाद लेके चले जाते हैं, उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें बनेंगी, वो चीज़ें वहाँ पर महँगी होंगी, वो चीज़ें अमेरिका के हिसाब से होंगी। वो चीज़ें अगर अमेरिका में कोई आईफ़ोन बनेगा, आप कितनी भी ऑप्टिमाइज़ेशन कर लें, वो चाइना से सस्ता नहीं बन सकता। तो आप अमेरिकन प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ बढ़ना शुरू हो जाएँगी, और वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ ठीक है, अमेरिकन लोकल कंज्यूमर्स के लिए तो आपने फ़र्ज़ करें ट्रम्प ट्रम्प कहेगा कि भाई ठीक है, मैं अपने लोगों की सैलरीज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपने वहाँ पर सैलरीज़ बढ़ा दी, लेकिन पूरी दुनिया में जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स अब बिकने लगेंगी, वो एक्सपेंसिव होंगी। वो चीज़ें अब जब लेट्स से यूएई आएगा आईफ़ोन अमेरिका का बना हुआ, तो वो $1000 या $2000 या जो भी प्राइस है उसकी, उसका नहीं आएगा। उसकी प्राइस वही होगी जो यूएस के अंदर बिक रहा है आईफ़ोन, उसके हिसाब से प्राइस होगी, या कोई भी प्रोडक्ट ले लें। सो इसलिए जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स होंगी वो एक्सपेंसिव होंगी कंपेयर टू समथिंग लाइक चाइना या इंडिया। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज़ ये कि अगर आप वही चीज़ें अगर कोई फैक्ट्री बनती है अमेरिका में, अब उसमें करंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है अमेरिका का, ऐसा तो नहीं है कि लोग वहाँ पर बेरोज़गारी से मर रहे हैं। अब वहाँ पर आप नई-नई फैक्ट्रीज़ लगाएँगे तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे। अब जब जो लोग चाहिए होंगे वो लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? अमेरिका में तो इस वक़्त ना चीप लेबर मिलेगी, ना हो सकता है उस लेवल के लोग मिल सकें जो आपको ट्रेन करके चाहिए हों उन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, तो फिर आपको बाहर से दोबारा से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से इमिग्रेशन करवानी पड़ेगी। तो लोग फिर बाहर से दोबारा से अमेरिका में आएँगे काम करने के लिए H-1 वीज़ा पर या जो भी वीज़ाज़ होते हैं उसके ऊपर। तो ये चीज़ें एट लीस्ट फॉर मी इट डज़न्ट मेक सेंस। बट मसला ये है कि मुझे लग रहा है जैसे वो बुलिंग होती है ना, तो ट्रम्प की तरफ से बुलिंग है डिफरेंट कंट्रीज़ को कि भाई अब और ये जो इसका जो फ़ॉर्मूला है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा, बट द वे द फ़ॉर्मूला हैज़ बीन मेड, और वो जो एक उसने कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। आई थिंक वो जो है वो कंप्लीटली एक तरह से हवाओं में बातें थी। वो सिर्फ़ ट्रेड डेफ़िसिट को लेकर वो बात करती थी कि भाई टैरिफ ये इस तरह से है, लेकिन इस तरह से नहीं है। हमने उसपे मैंने भी मल्टीपल इस पे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, उनकी वेबसाइट पे भी देखा है, लेकिन मुझे कुछ वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ नहीं लगती। सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है सिर्फ़ बुलिंग करने के लिए लेकर आए हैं, ताकि लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आ सकें। यहाँ तक तो बात हो गई वो टैरिफ्स की। अब टैरिफ्स के बारे में और भी बात कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में और भी बात कर सकते हैं, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको हैप्पी होना है, आपको खुश रहना है, और मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन है वो यूएस की स्टॉक मार्केट है या ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स हैं। उसमें लोगों को नुकसान हुए हैं, और नुकसान तो नहीं हुआ, आई वुड से कि उनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया है फिलहाल। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही है और रही पीछे, क्योंकि मैंने 2008 में भी इन्वेस्टमेंट की थी और उसको छोड़ दिया था, फिर जस्ट बिकॉज़ इसी तरह का एक स्लम्प आया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर 2011 में भी यही काम किया था, उसमें भी मेरे पोर्टफोलियो पे स्लम्प आया था, वो मैंने छोड़ दिया था। फिर जब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी 2018-19 के अंदर, तो फिर जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो कोविड आ गया। कोविड के अंदर भी स्लम्प आया, लेकिन उसमें मैंने चीज़ें सेल नहीं की। तो मुझे पता था कि यार ये चीज़ें तो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अलाइन्ड होना चाहिए, जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो जो जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, और अगर आपको क्वालिटी स्टॉक्स पिक करने नहीं आते तो आपके पास ईटीएफ्स होने चाहिए, चाहे वो ग्लोबल ईटीएफ्स हों, चाहे यूएस के ईटीएफ्स हों। इस पे मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर तो आपको स्टॉक समझ में आते हैं तो आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं, अब आपको पता है कि यार कंपनी अच्छी है, अभी टैरिफ्स के मसले हैं, एप्पल कंपनी अच्छी है और टैरिफ्स के मसले हैं, लेकिन जब टैरिफ्स के मसले खत्म होंगे तो दोबारा से इसकी वैल्यूएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अभी सारी की सारी वैल्यूएशन श्रिंक हो गई हैं, बहुत नीचे आ गई हैं। ये समझ लें कि यूएस की मार्केट इस वक़्त इंडियन स्टॉक मार्केट जितनी ही वैल्यूएशन पे चल रही है। जितना मैंने पढ़ा था शायद इसी तरह की वैल्यूएशन चल रही थी। 22 के पीई के ऊपर आ गई थी इस वक़्त यूएस की मार्केट। सो अगेन ये
अगर आपको थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ मैं बिल्कुल ये एक जो जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ उनको टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। उनको सिंपल सी जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है या लेट्स से पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती है, उसमें आपको स्टॉक मार्केट की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल ईटीएफ्स ले लें, और ईटीएफ्स क्या होते हैं, वो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड होते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्टॉक्स आपको एक जगह मिल रहे होते हैं। तो वो ले लें और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करते रहें। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल के लिए आप सोचें, 15 साल के लिए सोचें, और इवेंचुअली जब 15 साल बाद आपको रिटर्न्स नज़र आएँगे उसके अंदर, तो इतनी बड़ी साइकिल मैंने नहीं देखी कि अब हमारी मतलब पहले देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह जब हुई थी, तो उस टाइम पर आपको लंबी साइकिल मिली थी जिसके अंदर लेट्स से 20 साल के लिए स्टॉक मार्केट नीचे रही थी, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक मार्केट ऊपर आती है। तो आप अपनी ऐज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएँ, और हाँ, अब इसमें पॉइंट ये है कि आपको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो मैं जिस तरह से करता हूँ, मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं हर महीने करता हूँ, विदाउट एनी ब्रेक करता हूँ। चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वैल्यूएशन आज ज़्यादा है, कल हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाएँ, और परसों हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाएँ, तो मैं फिर मिस आउट कर जाऊँगा उसके अंदर। सो मैं एटलीस्ट जो मैंने बजट रखा हुआ है, मैं हर महीने उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर मार्केट नीचे चली आती है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? उस टाइम पे पोर्टफोलियो को बेचना चाहिए, या आपको पता चल गया कि यार आगे जो है ना हो सकता है 1-2 दिन टर्बुलेंट रहेंगे, हो सकता है पोर्टफोलियो नीचे चला जाए, तो उसमें बेच देना चाहिए और बाद में खरीद लेना चाहिए। तो मैं तो कभी भी नहीं बेचता। उसमें जब बेचने में आपके ब्रोकर्स का फ़ायदा हो रहा होता है। ब्रोकर्स में जैसे मैं यूएई में रहता हूँ, तो सर्वा हो गया, बराका हो गया, अमाना हो गया। अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर में कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप बेचेंगे, कमीशन लेंगे वो ब्रोकर्स, और फिर दोबारा से आप उनको खरीदेंगे तो फिर कमीशन लेंगे। तो ये बाइंग एंड सेलिंग तो वैसे ही मैं नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और ज़्यादातर ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और जो 3, 4, 5 जो मेजर स्टॉक्स हैं यूएस के, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, वो अपने हिसाब से कर रहा होता हूँ। अगेन मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ उसके अंदर, तो वो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस उसके अंदर नहीं है। बट ईटीएफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसमें, अगर लेट्स से कोई मेजर ड्रॉप आया, तो हो सकता है मैं अगले महीने के कुछ पैसे अपफ्रंट उसमें लोड कर दूँ, और फर्दर कोई और स्लंप आ जाए तो फिर दोबारा से मैं कुछ उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूँगा। फर्दर कुछ और ड्रॉप आएगा, कोई मेजर ड्रॉप आएगा, तो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी फंड भी मौजूद है। अपॉर्च्युनिटी फंड का मतलब ये है कि मैंने कुछ सेविंग्स करके रखी हुई हैं, जो कि मेरे फिक्स अकाउंट्स के अंदर है, जिसके अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया, पाकिस्तानी हूँ मैं, क्योंकि तो पाकिस्तान के हिसाब से हमने एक्सपैट्स के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट होता है, यहाँ पर यूएई में रहते हुए नेशनल बॉन्ड्स हैं। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास अच्छा खासा एक पॉट बना हुआ होता है, तो अगर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, तो उस अपॉर्च्युनिटी फंड से भी आप मैं इमरजेंसी फंड की बात नहीं कर रहा, मैं अपॉर्च्युनिटी फंड की बात कर रहा हूँ। उस फंड से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। सो आपके पास बाइंग द डिप के अंदर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि वंस उनके पास डिप्स आ रही हैं और वो बाय किए जा रहे हैं, तो बाय माइंडलेसली ना करें। उसके अंदर कुछ लेवल्स तो देखें ना, कि आपको ये नहीं है कि आपने लेट्स से 2% नीचे गई मार्केट तो बाय कर लिया, तो आपको लगा कि बाइंग बाइंग द डिप कर रहे हैं। भाई हो सकता है 2% की 5% चला जाए, 5% की 10% चला जाए, और 10% से 15% चला जाए, तो आपको हर लेवल के ऊपर आपको सोचना है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। फिर इवेंचुअली क्या होता है कि लोग फिर स्टॉक मार्केट से चले जाते हैं, और फिर वो वही स्टॉक जो वीडियोज़ के नीचे बात हो रही होती है कि गोल्ड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, और मेरे पास भी ऑफ कोर्स गोल्ड होता है, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ ये ईटीएफ्स के थ्रू जो गोल्ड मैं लेता हूँ वो होता है, घर के अंदर ज्वेलरी होती है, और वैसे भी सॉलिड गोल्ड होता है। लेकिन उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपको रखना चाहिए। गोल्ड ना आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ना डिविडेंड्स दे रहा है, ना आपको रेंटल प्रोवाइड कर रहा है, ना ही कुछ और आपको वो इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहा है, सिवाय इसके कि उसके अंदर लोग परसीव कर रहे हैं कि उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, और जो कि मुझे भी लगता है कि गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट इन अ शॉर्टर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी। सो अब गोल्ड का एक और मसला ये है कि हम बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो उस पे ज़कात भी देनी है, और आप होर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आप दौलत को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप गोल्ड को अपने पास रख रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपको होर्डिंग करनी है। कुछ भी नहीं कर रहे हो उसका। मैं यहाँ पर एक क्यू एन ए तो नहीं, वन ऑन वन कॉल थी मेरी एक साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बिज़नेसमैन है यहाँ पर, और पिछले 15 सालों से कुछ नहीं करते अपने पैसों का, सिर्फ़ गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। और उसपे वो मुस्लिम है, तो वो ज़कात भी दे रहे होते हैं, तो 2.5% की ज़कात भी जारी होती है। तो अब आप उसमें देखें कि वो बिज़नेसमैन है, अपने बिज़नेस में थोड़ा बहुत पैसे जो लगा रहे हैं, रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग है, लेकिन जो बाकी पैसे हैं, वो गोल्ड में लगा रहे हैं। अब उस गोल्ड का फ़ायदा क्या है? उस गोल्ड में आप ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन आप जो जो सोसाइटी है, उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। आप अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, इसी वजह से ज़कात ड्यू होती है। इसी वजह से जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स आप बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या रेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आप बिज़नेस
करते हैं, बेसिकली वो बिज़नेस है। उस बिज़नेस के अंदर से आपको प्रॉफ़िट भी होता है, लॉस भी होता है। अब जो स्टॉक्स होते हैं, उनकी ज़कात डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है, क्योंकि जो आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी जो पूरा का पूरा आपका जो जो भी इन्वेंटरी है या जो भी आपके पास एसेट्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट पूरी की पूरी ज़कात कैलकुलेट नहीं होती है, तो वो उसी हिसाब से स्टॉक्स के ऊपर भी कैलकुलेट होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि जब गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको सोचना चाहिए। वो गॉड्स मनी कहते हैं ना, चाहे वो किसी भी रिलिजन के अंदर बोलें, तो गोल्ड को उसी तरह से समझा जाता है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली उसने क्या किया है, और प्रैक्टिकली बाय द वे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया, बट नॉट एज़ गुड एज़ लेट्स से यूएस के स्टॉक्स। तो फिर स्टॉक्स ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कभी ऊपर जा सकती है, कभी नीचे जा सकती है, बट आपको डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं। इसी तरह से क्रिप्टो का भी है। ख़ैर मैं क्रिप्टो पे ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं क्रिप्टो में खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने अभी रिसेंटली कुछ ट्रेड्स की थी क्रिप्टो के अंदर, और उसके लिए 2-3 ऐप्स भी बहुत अच्छी हैं। प यूएई के अंदर अमाना की एक बहुत अच्छी ऐप है। अमाना के अंदर बाय द वे आपको इन्वेस्ट करना है, अमाना के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। $100 का आपको ट्रेडिंग बोनस भी मिल जाएगा। इसी तरह से सर्वाक भी मैं यूज़ करता हूँ। सर्वाक को भी अगर आप यूज़ करेंगे, तो उसमें भी आपको 500 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा मेरे थ्रू, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। अभी जो सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर यूएस के अंदर जो करंट पी लेवल है, जो मैंने पहले भी बताया था, वो ऑलमोस्ट इंडिया की पी लेवल के बराबर आ गया है। आप उसको समझें कि यूएस यूएस का और इंडिया का पी लेवल 22 पर है, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का पी लेवल 8 और 9 के ऊपर मौजूद है। सो ऑफ कोर्स ये वैल्यूएशन जो है ना, ये आपकी परसेप्शंस की बेसिस पे चल रही होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी परसेप्शंस की बेसिस पे चल रही होती हैं। जो फॉरवर्ड पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आपको नहीं पता कि आपको जो आपने फ्यूचर में करना है, या जो कंपनीज ने परफॉर्म करना है, वो कैसा करना होगा। वो लोग अपने हिसाब से उसके मल्टीपल देने को तैयार होते हैं, या उसकी प्राइस देने को तैयार होते हैं। सो इसकी वैल्यूएशन में सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो अभी जो रियल एस्टेट में जिसने इन्वेस्ट किया होगा दुबई की, वो खुश होंगे, क्योंकि भाई उसमें कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं होती है। क्योंकि जब उसकी इम्पैक्ट आते-आते उसमें टाइम भी लगता है, और उसके अंदर जो आपके ऊपर ग्राफ्स नज़र आ रहे होते हैं ना, ऊपर-नीचे जाते हुए, आपको रियल एस्टेट के अंदर नज़र नहीं आते। अब इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर थोड़ा-सा आप लॉक इन तो हो जाते हैं, बट आपको एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम भी मिलती है, और उसमें आपको चार्ट्स नज़र नहीं आते कि भाई कब आपकी प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर चली गई, कल आपकी प्रॉपर्टी प्राइस नीचे चली गई, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको एक मेंटली सुकून भी रहता है, और मेरे ख्याल से मेंटली सुकून, जो हैप्पीनेस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हैप्पीनेस की वजह से ही आप सुकून में आते हैं, और मेरे ख्याल से जो मेंटल पीस है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अपने बहुत सारे, जो मैं क्योंकि एक्सपर्ट हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से इसी तरह से बात करता हूँ कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है, बल्कि एक हमारे एक दोस्त हैं इंडियन, हो सकता है मैं उनको पॉडकास्ट पे भी बुलाऊँ। काफ़ी अच्छी उनका एक्सपीरियंस रहा है, और एआई में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो मुझसे बात कर रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि यार हमारी इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम नहीं लेकर आते वो इन्वेस्टमेंट्स यूएई, क्योंकि एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी ना, तो अब उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके उसको वापस लेकर आना, वो एक अलग से टास्क है, और ऑलरेडी आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस बियर कर लिया है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एज़ एन इंश्योरेंस भी रख रहे होते हैं। अब जैसे मेरी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने एज़ एन इंश्योरेंस रखी हुई हैं, मुझे कुछ रेंटल मिल रहे होते हैं उनसे, और यू नेवर नो कि आगे सिचुएशन क्या होती है। अब मैं उन प्रॉपर्टीज़ को बेचूँगा, उस पैसों को वहाँ यहाँ वापस लेकर आऊँगा, तो उसके अंदर मुझे आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ कट लग रहा होगा, और फिर करेंसी एक्सचेंज का भी फ़र्क आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर लॉस लूँगा, और फिर जब यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर जब भी कोई मैं चीज़ इन्वेस्ट करूँगा उन पैसों से, तो उसके अंदर इनिशियली जो मेरे एक्विज़िशन कॉस्ट होगी उस एसेट की, वो अलग लग रही होगी। सो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो कर दी। अगर तो बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मेरे ख़्याल से आप उसको पैसे निकाल लें वहाँ से। मैंने ये देखा है कि कोई जो टैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो बुरी नहीं होती हैं, वो इवेंचुअली आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। सो ये कुछ बातें थी। इस तरह की मैं वीडियोज़ नहीं बनाता रेगुलरली, क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं, और ट्रेंडी टॉपिक्स के ऊपर आपको व्यूज़ तो मिल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम शायद वैल्यू उस तरह की ना मिलती हो। तो लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। ये तकरीबन अनकट वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। तो अगर कोई इसके अंदर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे बात करनी थी, बट फॉर सम अदर डे। अगर आपने इस चैनल को पहली दफ़ा देखा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और यहाँ पर कुछ एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ हैं। बाय द वे, हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल है। डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर जाकर आप फ्री में, ऑलमोस्ट 600 लोग हो गए हैं उसके ऊपर, तो फ्री में जाकर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उसको जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई हुई है हमने, जिसके अंदर जो पेड कम्युनिटी है,
और काफ़ी ज़्यादा लोग उसके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। उसके अंदर लोग अभी कम हैं, बट क्योंकि वो नीश लोग हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से बड़ी डिफरेंट किस्म की उसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं, खुल के बात कर रहे होते हैं। सो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, इट इज़ पेड $13 फीस है उसकी। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग कॉस्ट फॉर समथिंग टू बी इन अ कम्युनिटी। लोग पूरी दुनिया से उसमें, सिंगापुर से भी हैं, यूएई से भी हैं, सऊदी से भी हैं, तो उसमें काफ़ी जगहों से लोग हैं। और आई रियली लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। प्लस ये कि उसमें फिर हम लोग कभी-कभी कॉल्स भी सोच रहे थे कि करेंगे, लाइव कॉल्स भी करेंगे ताकि लोगों को अच्छी तरह से जान सकें। इस वीडियो के एंड के ऊपर आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ यहाँ पर वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जॉब्स इन द यूएई, कि किस तरह से आपको जॉब्स में अपनी जो ऑप्शंस हैं वो नेगोशिएट करने हैं। लेट्स से जो आपको पर्क्स हैं वो नेगोशिएट करने हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। वो यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। 12 के करीब उसके अंदर थे वो पॉइंट्स। इसके अलावा मैंने कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी इवनिंग्स को वेस्ट करने के लिए उनको रोका है, नहीं करता हूँ मैं। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।